भोजन लगभग समाप्त हो आया। नरेंद्र ने कहा, इतने समय तक स्वयं भूखे रहकर सामने बैठकर मुझे खिलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी देश में यह चलन नहीं है। विजया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी कहते थे उस देश का बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश की नारियां स्वयं बिना खाए पुरुषों को नहीं खिला पाती और जहां उन्हें साथ बैठकर खाना पड़ता है। मेरा ठीक यही विचार है। नरेंद्र ने कहा, सो क्यों? दूसरे देश की बात ना हो छोड़ ही दी जाए, लेकिन अपने देश में भी मैंने बहुतों के घर खाया है, उनमें भी यह प्रथा नहीं देखी। विजय ने कहा, विलायती चाल चलन जिन्होंने सीखा है उनके मकान में शायद ऐसा हो, लेकिन सबके यहाँ नहीं। आप स्वयं परदेश में बहुत दिन रहे, इसी से आप भूल करते हैं। नहीं तो हम पुरुषों के सामने निकलती हैं, ज़रूरत पड़ने पर बातें भी करती है, फिर भी बिल्कुल मेम साहब नहीं बन गई और उनकी चाल भी नहीं चलती है। नरेंद्र ने कहा, ना चलती हो लेकिन चलना तो उचित है। जिसमें जो अच्छी बात है उससे ले लेनी चाहिए। विजया बोली, कौन सी अच्छी बात है? एक साथ बैठकर खाना? फिर उसने जरा सा हंसकर कहा, आप क्या जाने कि नारियों को खिलाने पर कितना जोर रहता है। मैं नारी जाति के अनेक अधिकार छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसे नहीं। अरे यह सारा दूध तो पड़ा ही रह गया। नहीं, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। मैं कह देती हूँ आपको, आपका पेट भरा नहीं है। नरेंद्र हंस पड़ा, मेरा पेट भरा है या नहीं यह भी आप ही बता देंगी? यह तो अनोखी बात है। और उठ खड़ा हुआ। बात सुनकर विजया स्वयं भी हंस पड़ी, लेकिन उसके चेहरे से स्पष्ट था कि उतना सा दूध ना पीने के कारण वह प्रसन्न नहीं है। तीसरा पहर हो जाने पर विदा मांगते समय नरेंद्र ने सहसा कहा, एक बात से आज मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझे आपने दुख में जाने नहीं दिया, धूप में जाने नहीं दिया, बिना खिलाए नहीं छोड़ा, जरा सा कम खाते देख आप दुखी हो गई। यह सब किस प्रकार संभव हुआ? सुनकर आप दुखी ना हो, मैं व्यंग्य या उपहास के कारण यह सब नहीं कह रहा, लेकिन मैं तब से केवल यही सोच रहा हूँ कि यह सब किस तरह संभव हुआ। विजय इस बात से छुटकारा पाने के लिए जल्दी से बोली, सभी घरों में ऐसा ही होता है, इस बात को जाने दीजिए। अब बर्मा कब जाना चाहते हैं? नरेंद्र ने उदास स्वर में कहा, परसों। लेकिन मैं तो आपके लिए एकदम पराया हूँ। मेरे दुख दर्द से आपका कुछ लाभ हानि भी नहीं है, तो भी आपका व्यवहार देखकर कोई भी बाहरी आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं आपका अपना आदमी नहीं हूँ। कहीं मैं कम ना खाऊं या खाने में मामूली सी कमी ना रह जाए, इस डर से आप स्वयं बिना खाए सामने बैठी रही। मेरी बहन नहीं है, माँ भी बचपन में ही मर गई थी। ठीक नहीं जानता कि वह जीवित होती तो ऐसे ही व्याकुल होती या नहीं, लेकिन आपकी चिंता सेवा देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। वास्तव में यह सच नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ, आप भी जानती है, लेकिन इसे सच कहना अपना मजाक उड़ाना होगा। झूठी कल्पना करने की इच्छा नहीं होती। विजया ने खिड़की पार ताकते हुए कहा, सहृदयता नाम की एक वस्तु है, उसे क्या आपने और कहीं नहीं देखा? सहृदयता वही होंगी शायद, कहकर सहसा उसके मुंह से लंबी सांस निकली। फिर हाथ उठाकर और नमस्कार करके उसने कहा, जिस प्रकार भी हो पिताजी का कर्ज चुक गया है, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। आपके मंदिर के दिनों दिन शिव विधि हो। आपके दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं चला। कहकर जब वह कमरे से बाहर निकल आया तब अंदर से अस्पष्ट सी पुकार सुन पड़ी, जरा ठहरिए। नरेंद्र के रुक जाने पर विजया ने बड़ी नरमी से पूछा, आपके माइक्रोस्कोप की क्या कीमत है? नरेंद्र ने कहा, 500 रुपये से अधिक में ख़रीदा था, लेकिन इस समय 200-250 रुपये पाने पर भी मैं दे दूंगा। कोई भी ले सकता है, आप जानती है, एकदम नया है। बेचने का इतना आग्रह देखकर दुखी होकर विजया ने पूछा, इतने कम में दे देंगे? क्या आपका सारा काम हो चुका है? नरेंद्र सांस छोड़कर बोला, काम तो कुछ भी नहीं हुआ। वह सांस भी विजया से छिपी नहीं रही। पल भर चुप रहकर बोली, मेरी भी बहुत दिनों से खरीदने की इच्छा है, लेकिन खरीद नहीं सकी। कल क्या उसे एक बार लाकर दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकता हूँ। मैं उसे लाकर आपको सब कुछ बता भी दूंगा, नरेंद्र ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, जांच करने का समय ज़रूर नहीं है, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ कि इस सौदे में आपको घाटा नहीं रहेगा। फिर थोड़ी देर मौन रहकर बोला, यह ऐसी चीज़ है जिसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो मैं इसे अपने साथ ले जाता। अच्छा, मैं कल आपको दोपहर को लाकर दिखाऊंगा।
चले जाने पर वह जितनी देर तक दिखाई देता रहा विजया एकटक देखती रही, फिर लौटकर कुर्सी पर बैठ गई। सूनी नज़रों से बाहर के पेड़ पौधों की ओर देखते और मूर्ति के समान स्तब्ध बैठे हुए कैसे समय कट रहा है इसका उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब शाम बीत गई, कब नौकर दिया जला गया, उसे ठीक से पता भी नहीं चला। अंत में उसकी चेतना लौटी अपनी आंखों के आंसुओं से। अनजाने में ना जाने कब से बूंद बूंद गिरते गिरते उसकी छाती का कपड़ा तक भीग गया है। छी छी, नौकर चाकर आकर गए हैं, शायद उन्होंने देख लिया हो, ना जाने वे क्या सोचेंगे। रात को बिस्तर पर लेटकर खिड़की के पार अंधेरे में देखती रही। शून्य अंधकार की तरह अपना सारा भविष्य उसकी आंखों के आगे नाचने लगा। फिर वह कब सो गई पता नहीं। जब आंख खुली हो प्रभात के स्निग्ध आलोक से कमरा भर गया था। उसे याद आया कि जो अनजानी पीड़ा उसके नींद में भी विचरण करती फिर रही थी, उसके साथ ना जाने कैसे उस व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध है। दिन चढ़ने लगा, फिर पूस के दोपहर का सूर्य एक ओर झुक गया। धूप के रूप में ढलने की सूचना पाकर विजया निराश हो उठी। कल जो आदमी बहुत दिनों के लिए देश छोड़कर जा रहा है और अगर इतनी दूर ना आ सके तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अगर वह अपना अंतिम सहारा किसी दूसरों को अधिक दामों में बेचकर चला गया तो उसे कौन दोष देगा। तभी परेश ने आकर कहा, माँ जी नीचे आओ, बाबू आए हैं। विजया का मुंह पीला पड़ गया। कौन बाबू रे? कल जो आए थे उनके साथ एक बड़ा भारी चमड़े का बक्सा है माँ जी। अच्छा, तू बाबू को बैठने को कह, मैं आती हूँ। 2-3 मिनट के बाद विजया ने कमरे में पहुंचकर नमस्कार किया। आज उसकी वेशभूषा और माथे के रूप बिखरे बालों में ऐसी एक विशेषता थी, उन्हें सलीके से संवारा था कि किसी की नज़र से नहीं बच सकता था। कल के साथ साथ आज के इस अंतर के कारण नरेंद्र के मुंह से बात नहीं निकल सकी। उसकी आंखों में आश्चर्य देख जब विजया ने अपने आप को देखा तो शर्म से वह मिट्टी में गिर गई। माइक्रोस्कोप का बैग अभी तक उसके हाथ में था। उसे मेज पर रखकर धीरे से बोला, नमस्कार। जब मैं विलायत में था तब मैंने चित्र बनाना भी सीखा था। आपको मैंने कई बार देखा है, लेकिन आज आपको देखकर निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि कोई भी चित्रकार आपका चित्र बनाने का लोभ संवरण ना कर सकेगा। वह क्या सौंदर्य है। विजया समझ गई कि सौंदर्य की प्रशंसा में निष्कपट और स्वार्थहीन भावना ही है। फिर भी वह बुरी तरह लजा उठी। फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझे इस प्रकार अपूर्व कहना क्या आपके लिए उचित है? फिर मैंने तो आपको आपसे कुछ खरीदने के लिए बुलाया था, चित्र बनवाने के लिए नहीं। उत्तर सुनकर नरेंद्र उदास हो गया। लज्जा से अत्यधिक कुंठित और संकुचित होकर क्षमा याचना करके बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कुछ भी सोचकर नहीं कहा और कभी भी। मैं उसके पछताने को देखकर विजया हंस पड़ी। कहाँ है, देखो तो आपका यंत्र। नरेंद्र उठा, अभी लीजिए दिखाता हूँ, कहकर बक्सा खोलने लगा। कमरे में उजाला कम होता जा रहा था। विजया ने बगल के कमरे की ओर इशारा करके कहा, उस कमरे में भी उजाला है, चलिए वहीं चले। अच्छी बात है, चलिए। उसने बक्सा उठाया और गृह स्वामिनी के पीछे पीछे बगल वाले कमरे में आ गया। एक छोटी सी तिपाई पर यंत्र रखकर दोनों आमने सामने 2 कुर्सियां लेकर बैठ गए। नरेंद्र ने कहा, लीजिए अब देखिए किस प्रकार उपयोग किया जाता है, यह मैं बाद में सिखा दूंगा। इस अनुवीक्षण यंत्र को जिन्होंने अपने आँखों से नहीं देखा वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस छोटी सी वस्तु के अंदर कितना बड़ा आश्चर्य देखा जा सकता है। नरेंद्र ने कहा, विलायत में डॉक्टरों सीख चुकने के बाद उसकी ज्ञान पिपासा इसी जीवाणु तत्व की ओर बढ़ी थी। इसी से जिस प्रकार इस तत्व से उसका घनिष्ठ परिचय हो गया था, उसी प्रकार उसका संग्रह भी असंभव हो गया था। उस सब को भी वह अपने साथ ले आया था। उसने सोचा था यह सब ना देने से केवल यंत्र लेकर क्या लाभ होगा। विजया को पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धुंधला और अस्पष्ट सा कुछ दिखाई दिया। नरेंद्र जितने ही आग्रह से पूछता विजया को उतनी ही हंसी आती, क्योंकि ना तो उसका मन था और ना वह कोशिश कर रही थी। नरेंद्र उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार देखना चाहिए, देखने में आसानी हो, इसलिए हर एक कलपुर्जे को घुमा फिरा कर पूरी तरह कोशिश कर रहा था। लेकिन देखे कौन? जो समझा रहा था उसकी आवाज़ से उसका हृदय डोल उठता था। लंबी सांसों से बिखरे बाल उड़ उड़ कर सारे चेहरे पर बिखर गए थे। हाथ हाथों से टकराकर उसकी देह को रोमांचित किए दे रहे थे। भला यह देखने से उसे क्या सरोकार था कि जीवानी की स्वच्छ देह के भीतर क्या है क्या नहीं।
कौन मलेरिया से गांव उजड़ रहा है और कौन तपेदी के घर सुने कर रहा है। इसकी जानकारी से भी उसे क्या लाभ। जान लेने पर भी यह उनका निवारण नहीं कर सकेगी। यह तो डॉक्टर भी नहीं है। लगभग 10 मिनट तक माथा पच्ची और बकझक करने के बाद नरेंद्र झल्ला कर बैठा। बोला, यह आपका काम नहीं है। मैंने जीवन में ऐसी मोटी बुद्धि नहीं देखी। विजया किसी प्रकार हंसी दबाकर बोली, मोटी बुद्धि मेरी है या नहीं, यह आप समझा नहीं पा रहे हैं। अपनी कड़ी बात से मन ही मन लज्जित होकर नरेंद्र ने कहा, और कैसे समझाऊं बताइए। वास्तव में आपकी बुद्धि मोटी नहीं है, लेकिन लगता है कि आप मन ही नहीं लगा रही है। मैं तो बकवास करके मर रहा हूँ और आप झूठ मूठ आँख लगाए मुंह नीचा किए सिर्फ हंस रही हैं। किसने कहा मैं हंसती हूँ? अरे मैं कहता हूँ आपकी भूल है। मेरी भूल? अच्छा मान लिया, लेकिन यंत्र तो भूल नहीं है। फिर आप क्यों नहीं देख पाती? इसलिए कि आपका यंत्र खराब है। नरेंद्र चकित होकर बोला, खराब है? आप नहीं जानते कि इस प्रकार शक्तिशाली माइक्रोस्कोप इस देश में अधिक लोगों के पास नहीं है। इसमें इतना साफ दिखता है। यह कहकर और अपनी आंखों से एक बार जांच लेने के लिए वह जैसे ही नीचे की ओर झुका, उसका सिर विजय के सिर से टकरा गया। कहकर विजय सिर दबाकर हाथ से सहलाने लगी। नरेंद्र हड़बड़ाकर कुछ कहना ही चाहता था कि उसने खिलखिलाकर कहा, सिर टकरा देने से क्या होता है जानते हैं? सींग निकल आते हैं। नरेंद्र हंस पड़ा। निकलते हो तो आपके सिर से ही निकलना उचित है। अच्छा, आपके इस पुराने टूटे यंत्र को मैंने अच्छा नहीं कहा, इसलिए मेरे सर से सींग निकलने के योग्य हो गया। नरेंद्र हंसा, लेकिन उदास हो गया। गर्दन हिलाकर बोला, साफ कहता हूँ यंत्र टूटा नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए आपको संदेह हो रहा है कि मैं ठग कर रुपये लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप बाद में देखिएगा। विजया ने कहा, बाद में देखकर क्या करूँगी? उस समय मैं आपको कहाँ पाऊँगी? नरेंद्र ने लंबी कटुता से कहा, तो आपने क्यों कहा कि आप लेंगी? मुझे बेकार ही परेशान किया। विजया गंभीर स्वर में बोली, उस समय आपने क्यों नहीं बताया कि यह टूटा हुआ है? नरेंद्र झल्ला उठा, मैं 100 बार कह चुका हूँ कि टूटा नहीं है, फिर भी आप कहे जा रही है कि टूटा है टूटा है। क्रोध पर काबू न पाकर वह खड़ा हो गया। अच्छा यही ठीक है, यह टूटा ही सही, मैं बहस नहीं करना चाहता। आपने मेरा केवल इतना ही नुकसान किया कि अब कल मैं जा नहीं सकूँगा। सब लोग आपके समान अंधे नहीं हैं। कलकत्ता में आसानी से बेच दूँगा। अच्छा कहकर चल दिया। कहकर वह यंत्र को बक्से में रखने लगा। विजया गंभीर स्वर में बोली, इस समय कैसे जाइएगा? आप तो खाना खाकर ही जा सकेंगे। आप? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है? नरेंद्र ने उसकी ओर देखकर कहा, आप तो मन ही मन हंस रही है कि मेरा क्या मजाक उड़ा रही है। कल जब खाने के लिए कहा था तब क्या मैंने मजाक किया था? आपको खाना खाकर ही जाना होगा। ज़रा सा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर विजया हंसी दबाए सारे कमरे में अपने सौंदर्य की तरंग प्रवाहित करती हुई बाहर चली गई। लगभग 5 मिनट के बाद ही वह अपने हाथ में भोजन का थाल और नौकर के हाथ में चाय का सामान लिए लौट आई। तिपाई खाली देखकर बोली, इतनी देर में आपने उसे बंद कर रख भी दिया? आपका क्रोध भी कम नहीं है। नरेंद्र ने उदास स्वर में कहा, आप नहीं लेंगी इसमें क्रोध की क्या बात है, लेकिन सोचकर तो देखिए, इतनी भारी चीज़ इतनी दूर लाद कर लाने और ले जाने में कितनी तकलीफ़ होती है। थाली मेज पर रखकर विजया बोली, यह तकलीफ़ आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए की है। खाना खाइए, मैं चाय तैयार कर दूं। नरेंद्र चुपचाप बैठा रहा। मैं ले लूँगी, आपको लाद कर नहीं ले जाना पड़ेगा। आप खाना तो शुरू कीजिए। नरेंद्र स्वयं को अपमानित समझकर बोला, आपसे दया करने का अनुरोध तो मैंने किया नहीं, लेकिन उस दिन तो किया था जिस दिन आप मामा की ओर से बात करने आए थे। वह दूसरे के लिए था, अपने लिए नहीं। यह अभ्यास मुझे नहीं है। बात कहाँ तक सच है विजया से छिपी नहीं, इसलिए उसका मन करा उठा। बोली, जो भी हो आपको वापस नहीं ले जाना पड़ेगा, यह यहीं रहेगा। खाना तो शुरू कीजिए। नरेंद्र ने संदिग्ध स्वर में पूछा, इसका मतलब? मतलब कुछ तो है ही। उत्तर सुनकर नरेंद्र पल भर स्तब्ध हो गया, फिर मन ही मन कारण जानकर कुछ बोला। वह क्या है सो मैं आपसे साफ साफ सुनना चाहता हूँ। क्या इसे खरीदने के बहाने मंगाकर अपने पास रख लेना चाहती है? क्या पिताजी इसे भी गिरवी रख गए थे? तब तो लगता है कि आप मुझे भी रोक कर रख सकती है। कैसे?